नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए 3000 पीआरक्यूज की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए बीपीएससी हेडमास्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और ये प्रश्न पत्र जो हम आपको करा रहे हैं, जून 2024 का पेपर है ये। और हेडमास्टर पीआरक्यूज में हमने कल आपसे एपिसोड नंबर 18 में 1 से 60 प्रश्न तक डिस्कस किए थे। आज हम 61 से लेकर 100 प्रश्नों तक देखेंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी हम यहाँ पर इसी के पार्ट 2 से भी लेंगे। वहाँ पे 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके काम के हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी अभ्यर्थी सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। एपिसोड नंबर 19 में स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। पहला ही प्रश्न आपका बिहार स्पेशल का है। आज बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? प्रश्न आपके सामने है, बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? ऑप्शन है जमुई, भागलपुर, बेगूसराय, गया। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? आंसर इस प्रश्न का जो होगा वो है एक से अधिक। तो बिहार के यहाँ पर पूछा गया है कि किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट की बात करें तो जमुई में तो पाया ही जाता है, लेकिन साथ में गया में भी पाया जाता है। मुख्य रूप से जमुई में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि यही इतना ही पूछा गया कि कहाँ पाया जाता है, तो गया में भी पाया जाता है। इस वजह से जमुई और गया को बीपीएससी ने आंसर माना है। तो 61 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर बीपीएससी ने माना है वो माना है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? जमुई में भी और गया में भी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगले प्रश्न पर आने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को हम एक जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो 3000 पीआरक्यूज की जो श्रृंखला है, हमने जो अभी तक हमने 19 एपिसोड, आपका ये 19 एपिसोड चल रहा है, तो 19 एपिसोड्स को हमने एक प्लेलिस्ट में कर रखा है, जो जिसको हमने न्यू प्लेलिस्ट का नाम दे रखा है। 3000 पीआरक्यूज का न्यू प्लेलिस्ट, आप इसको देख सकते हैं। बाकी अगर आप टाइमली आपने सारा कवर कर रखा है, तो जो हमने प्रीवियस आपका 3000 पीआरक्यूज की श्रृंखला है जिसमें आपके 50+ वीडियो हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन होगा, बार बार रिवीजन होगा। और अगर आपका मान लीजिए थ्योरी पढ़ने का मन ना हो, तो आप 3000 पीआरक्यूज की श्रृंखला उठा लीजिए, उसी को अपना देखते रहिए। बीपीएससी के पूछे गए अच्छे अच्छे प्रश्न का आपका रिवीजन भी हो जाएगा, फैक्ट्स का तैयारी भी हो जाएगा। आराम से अपना यूट्यूब से आप हमारी क्लास देख सकते हैं। और आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि जितना देर में आप पढ़ते हैं उतने टाइम में या उससे कम टाइम में आप हमारी क्लास भी देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है एनसीईआरटी साइंस का, आपको एनसीईआरटी साइंस में पढ़ाया गया है। प्रश्न है, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में या स्थिति में बनता है? सूर्य के ऊपर की स्थिति में, सूर्य से नीचे की स्थिति में, सूर्य के लेवल पर, या सूर्य से विपरीत दिशा में? क्या आंसर होगा इस प्रश्न का 62 नंबर का? तो 62 नंबर की अगर हम बात करें तो इंद्रधनुष जो बनता है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू सन। तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। कमेंट करिएगा कि इंद्रधनुष किस प्रक्रिया के वजह से बनता है, किस घटना के वजह से इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो बनता है प्रकाश के विक्षेपण की वजह से, प्रकाश के विक्षेपण की वजह से। तो प्रकाश का विक्षेपण जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश के विक्षेपण की वजह से इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा टफ प्रश्न आपके सामने है। पॉलिटी का, मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर आपको बताना है अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है 4 3 2 1, 4 3 1 2, 3 4 1 2, 3 4 2 1। थोड़ा सा प्रश्न आपके सामने है, टफ है। और अगर हम इस प्रश्न का जो राइट आंसर, एक बार आप प्रश्न देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो अग्रता क्रम है, सीनियोरिटी एक हिसाब से कह सकते हैं, या किनको प्रायोरिटी दी जाती है, ऊपर किनको रखा जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो पहले आएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य आएंगे, देन मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव आएंगे। तो 4 3 2 1 इस तरीके से कुछ यहाँ पर चलेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 3 2 1 है। यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनके नीचे आएंगे संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उनके नीचे आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उनके नीचे आएंगे मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वानस्पतिक हार्मोन है? अच्छे से आपको पढ़ाया गया है एनसीईआरटी में कि निम्नलिखित में से कौन एक वानस्पतिक हार्मोन है। तो कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, साइटोकिनिन। तो इंसुलिन क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर बात करें तो साइटोकिनिन यहाँ पर आपका राइट आंसर है।
आपको हमने 4 वनस्पतिक 4 प्लांट हार्मोन्स पढ़ाए थे। क्या क्या थे? एक था ऑक्सिन, दूसरा था जिबरेलिन, तीसरा था साइटोकिनिन और चौथा था एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। तो ये 4 हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। बाकी एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, ये एनिमल हार्मोन्स इनको बोला जाता है। ये हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। तो 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो गलत संख्या यहाँ पर क्या होगा? आपके सामने सीरीज है 1, 2, 6, 15, 100, 31, 56, 91। बहुत अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर आपको हम सॉल्व करा दे रहे हैं। बाकी आप खुद से भी अटेम्प्ट कीजिए क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। तो यहाँ पर जो सीरीज फॉलो की जा रही कुछ इस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। 2 में से 1 घटाया गया तो ये 1 आया, और 1 किसके बराबर होता है? तो 1 के स्क्वायर के। 6 में से फिर हमने 2 घटाया, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 किसके बराबर होता है? तो 4 बराबर होता है 2 के स्क्वायर के। फिर 15 में से 6 घटाइएगा तो 15 में से 6 घटाएंगे 9 आएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है ये। फिर 31 में से 15 घटा दीजिए तो 31 में से 15 घटाएंगे तो 16 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। फिर 56 में से 31 घटाइए, 56 में से 31 घटाएंगे तो 25 आएगा, इसका मतलब है 5 स्क्वायर। इसका मतलब है कि 91 में से 56 घटाएं तो हमें 1 स्क्वायर मिलना चाहिए। अगर यहाँ 1 स्क्वायर है, यहाँ 2 स्क्वायर, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगला क्या आना चाहिए? 6 स्क्वायर। देखते हैं 91 माइनस 56 ये कितना आएगा? 35। तो क्या 35 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि ये आपका 91 गलत है। 91 यहाँ पर आपका गलत है। 91 की जगह पर क्या होता तो ये सही हो जाता। तो 91 की जगह अगर 92 होता तो 92 में से 56 घटाते तो हमारा 36 आ जाता, ये हो जाता 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 92 होना चाहिए था, तो 91 की जगह पर 92 होना चाहिए। तो गलत संख्या यहाँ पर क्या है? 91 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 12:30, फिर उसके बाद 14:x। 12 का जो संबंध 30 के साथ में, 14 का वही संबंध किस संख्या के साथ में होगा? तो यहाँ पर 40, 35, 45, 30 क्या आंसर होगा? तो कमेंट कीजिएगा, आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 12 से 30 बना है, 14 से क्या बनेगा? तो 12 से 30 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी प्रकार 12 में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। 14 में भी हमें क्या करना पड़ेगा? सेम 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा 14 दूनी 28 और 7 35। तो 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 गुना यहाँ पर चल रहा है तो 35 आपका राइट आंसर 68 में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? और यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम न्याय महाअभियान, आदिवासी महाअभियान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का 69 में? तो बात करें तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसको हम पीएम जनमान कहते हैं, पीएम जनमान कहते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 15 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने स्टार्ट किया है जनजातीय गौरव दिवस। और जनजातीय गौरव दिवस हम जो मनाते हैं किस दिन मनाते हैं? 15 नवंबर को। हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर 2021 से, ये प्रश्न आपका TRE 2 में पूछा गया था, तो 2021 से हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को हर साल। 15 नवंबर को कमेंट कीजिएगा किसकी याद में या किसके बर्थ एनिवर्सरी पर, किसके जन्म दिवस पर हम जो है मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। तो आंसर आपका हो जाएगा बिरसा मुंडा। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पड़ती है, तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस पड़ता है 15 नवंबर को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? बिहार स्पेशल का प्रश्न है। शेरशाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, पटना उच्च न्यायालय 1916 में स्थापना हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो 70 का जो राइट आंसर है वो है शेरशाह सूरी। समस्तीपुर में मकबरा नहीं है। आपको मालूम है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में स्थित है।
सासाराम में स्थित है, तो समस्तीपुर तो नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो गया। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आपको मालूम है, हमने आपको बताया है, पढ़ाया भी है कि जब आपसे पूछेगा कि जो है प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तब आपका जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। या पूछेगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे, तब भी आपका जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पूछेगा अस्थाई पूछेगा या फिर नॉर्मली पूछ ले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब भी आपको क्या बताना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटना उच्च न्यायालय हमने आपको पढ़ा रखा है, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय 1916 सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में हमने आपको बताया है, ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक हैं। कब इन्होंने स्थापना किया था, तो 11 अप्रैल 1936 को, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्थापना किया था। तो ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में आपको ध्यान रखना है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे और साथ में अध्यक्ष भी थे। और सचिव कौन थे ऑल इंडिया किसान सभा के, तो सचिव थे NG रंगा। एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा कि अगर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 को हुई है, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917, याद रखिएगा, बिहार स्पेशल का प्रश्न है। बाकी आपको पटना कॉलेज पता ही है सभी को, पटना कॉलेज 1863, पटना कॉलेज 1863, पटना कॉलेज 1863, 2 बार BPSC में TRE में पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिहार में MSME के विकास को वरीयता दी जाती है क्योंकि, MSME के बारे में आपने सुना होगा, मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस करके इसका फुल फॉर्म है, एक बार देख लीजिएगा। MSME के विकास को वरीयता दी जाती है क्योंकि, थोड़ा सा एक कह सकते हैं सब सिलेबस से नहीं, एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक प्रश्न है, फिर भी देख लीजिए। तो बिहार में जो MSME होते हैं उनके विकास को वरीयता दी जाती है क्योंकि पूंजी की कम मात्रा की जरूरत होती है। तो ऐसा सही है कि जो MSME का जो डेवलपमेंट होता है या MSME में बड़े बड़े उद्योगों के मुकाबले कम पैसा लगता है, कम भूमि की जरूरत पड़ती है, श्रम को खपाने की क्षमता अधिक होती है और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लेबर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो श्रम को खपाने की क्षमता होती है, इसलिए आंसर यहाँ पर उपयुक्त में से सभी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से या हमारी क्लासेस भी देखी तो आराम से इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। विकल्प आपके सामने, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपराष्ट्रपति। अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी भारत के आए हैं, क्या नाम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, वो भी कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रश्न का पहले आप राइट आंसर कमेंट कर दीजिए कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपराष्ट्रपति। तो 72 का आंसर हो जाएगा D, उपराष्ट्रपति। आप सभी को मालूम है, हमने पढ़ाया भी है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और साथ में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के ही होते हैं और कहीं से नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति के केस में। तो उपराष्ट्रपति के केस में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपने देखा कि राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस हिसाब से उपराष्ट्रपति चुना जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करते हैं। अभी हाल में ही आज आपका बात करें तो 19 आज जो है 20 फरवरी है, कल 19 फरवरी से, कल का ही करंट अफेयर है, भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिनको कल जो है जिन्होंने कल नियुक्त किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या नाम है भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, तो उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। 19 फरवरी 2025 से पदभार ग्रहण कर चुके हैं, यानी कि कल से पदभार ग्रहण कर चुके हैं। तो 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के कौन है, ज्ञानेश कुमार। तो 72 का आंसर डी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पिछला जब आपका
आया था तब उस समय प्रोविजनल आंसर की था, तो वहाँ पर आपको कुछ अलग आंसर बताया गया था, यहाँ पर कुछ अलग आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब हम नई क्लास लें तो उसमें जो बताया जाता है वही फाइनल होता है। अगर किसी वजह से आपको कुछ कन्फ्यूजन लगे तो ये आप मान के चले, बाकी आप कमेंट भी कर देते तो हम बता देते हैं। प्रश्न है संविधान सभा के बारे में, या वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, या प्रत्यक्ष मतदान का फल थी, या बहुदलीय निकाय था, इसमें कार्य करने के लिए कई सारी समितियां थी। तो क्या यहाँ पर आंसर होगा? 73 का प्रश्न देख लीजिए आप। ऑप्शन आपके सामने क्या है? 1 4 2 3, 1 2 3 4 और 1 2। क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें बीपीएससी के अनुसार, बीपीएससी ने पहले 1 और 4 माना था, बाद में इसका आंसर चेंज किया गया और यहाँ पर आंसर चेंज करके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नन ऑफ दिस आंसर माना है। तो नन ऑफ दिस क्यों माना है तो भी हम बता दें कि इस प्रश्न में संविधान सभा के संबंध में वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बात तो सही है कि संविधान सभा जो थी वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। प्रत्यक्ष मतदान का फल थी, तो प्रत्यक्ष मतदान नहीं हुआ था। कैसा मतदान हुआ था? अप्रत्यक्ष मतदान हुआ था। अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए थे सदस्य संविधान सभा के। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। बहुदलीय निकाय था, तो ये भी बात सही है संविधान सभा के संबंध में कि बहुदलीय निकाय था। कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों का भी उसमें एक हिसाब से कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व था। कांग्रेस मेन पार्टी थी। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर आयोग द्वारा जो है सही माना गया। तो 1 3 4 को आयोग ने, बीपीएससी ने सही माना है और 2 को गलत माना है एक्सप्लेनेशन में अपने। तो 1 3 4 यहाँ पर सही है, जो कि विकल्प में आपको कहीं 1 3 4 मिलेगा नहीं, तो इसलिए आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं माना गया है। तो राइट आंसर इसका 1 3 4 है। एक बार फिर से देख लीजिएगा प्रश्न, संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सही बात है। बहुदलीय निकाय था और इसमें कार्य करने के लिए समितियां थी। प्रत्यक्ष मतदान का फल नहीं थी, ये गलत है, इसीलिए ये अप्रत्यक्ष मतदान का फल थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? यकृत का कैंसर, लीवर कैंसर, फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेन का कैंसर, त्वचा का कैंसर यानी कि स्किन कैंसर। क्या आंसर होगा? कमेंट कीजिएगा। तो अल्ट्रावायलेट विकिरण जो होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं कि त्वचा का कैंसर करते हैं। सभी का आंसर सही होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? एनसीईआरटी से आपका प्रश्न पूछा गया है। कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। क्या आंसर होगा? कमेंट कीजिएगा। तो कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है कर्नाटक में। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यहाँ आपसे द्वितीय अधिवेशन पूछा गया है, पूना, दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता। तो आप क्रम से याद रखिए कि जो पहला हुआ था बम्बई, दूसरा हुआ था कलकत्ता, और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था दक्षिण में, साउथ में, और साउथ में कहाँ? मद्रास में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पहला अगर आपको याद है कि बम्बई में हुआ, तो दूसरे में आप कलकत्ता कर दीजिए, और तीसरे नंबर पे 3 प्रेसिडेंसी थी, तो पहले 3 प्रेसिडेंसी में मुख्यतः हुआ है। तो पहले जो 3 मेन प्रांत थे ब्रिटिश सरकार के अधीन, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिए। तो बम्बई यहाँ पर पहले, दूसरे नंबर पर कलकत्ता में हुआ, तीसरे में मद्रास में हुआ। जब बम्बई में हुआ 1885 में, कौन इस समय थे यहाँ पर अध्यक्ष कांग्रेस के? तो ये थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कलकत्ता अधिवेशन में जो दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का, इसमें कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इसके अलावा मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था 1887 में, इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, कौन थे वो? बदरुद्दीन तैयब जी। फिर हम बात करते हैं चौथे अधिवेशन की। तो जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में, इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में। तो इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में हुआ था जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में। प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष थे। तो प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष पूछे या यूरोपीय अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूल 1888 आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये प्रश्न आपका हो गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? 7 9 2 8 625 64,000 1057। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जो है मामला फंस गया है। अगर 1 0 कम होता तो काम हो जाता।
लेकिन 64,000 है तो 64,000 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। 625 यहाँ पर पूर्ण वर्ग है। किसका है? 25 × 25, यानी 625 को जब भी हम करते हैं अलग तो क्या आ जाता है आंसर? 25 आ जाता है। हमने आपको टेबल भी पहली क्लास में बताया था बेसिक मैथ्स की कि वहाँ पर आपको 625 का आपको याद रखना है, 25 आंसर होता है। तो कौन सा यहाँ पर पूर्ण वर्ग है? तो 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, तो यहाँ पर 625 आपका आंसर हो गया। आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? यह हो गया आपका। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो एग्जैक्टली जिस अभ्यर्थी को इसका आंसर पता होगा वही कर पाएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्प आपके सामने हैं। क्या आंसर होगा देखिए, कमेंट कीजिए। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो कुल साक्षरता दर थी, लिख लीजिएगा, 63.8% थी। महिला का जो था और पुरुष का, महिला और पुरुष का, तो महिला का जो था वो था 51.5%, 51.5% था महिला का। पुरुष का था 71.2%। तो 63.8 ये टोटल था, यानी कुल मिलाकर था, जिसमें से महिला का 51.50% था, पुरुष का 71.2% था। तो यहाँ पर महिला का पूछा गया 51.5 होना चाहिए, विकल्प में नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 51.5% यहाँ राइट आंसर होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में से 17 को 31 से बदल दिया जाता है तो औसत क्या बन जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। 21, 20, 22, 19, तो क्या आंसर होगा? 7 संख्याओं का औसत 18 है। कभी भी ध्यान रखिए, अगर आपको संख्याएं दी गई हैं उनका औसत दिया गया है और वो संख्याएं जो हैं अगर ये विषम हैं, विषम संख्याएं हैं, 7 कैसी है? तो 7 विषम संख्या है, यानी कि ऑड संख्याएं अगर दी गई हों तो आप इसका औसत कैसे निकालेंगे? तो औसत हमेशा ध्यान रखिएगा, बीच वाली जो संख्या होगी, अगर 7 हैं, यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, इस प्रकार से आप समझ लीजिए, ये इस तरीके से, यहाँ पर 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 18 यहाँ हो जाएगा। अगर औसत है 7 संख्याओं का औसत 18, तो 18 सेंटर में हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा विषम के केस में, अगर विषम संख्याएं हैं तो कभी भी उनका जो औसत होगा बीच में हम रखेंगे। 18 इधर है तो 18 के बाद क्या आया होगा? 19, 19 के बाद 20 आया होगा, 20 के बाद 21, यानी सबसे बड़ी संख्या 21 मिल गई। इधर आएंगे 17, 16, 15, क्लियर है? तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आप इसका औसत भी निकाल लेंगे तो क्या औसत आएगा? 18 औसत आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? 17 को 31 से बदल दिया गया है, यानी कि अब आपका एक नया औसत बनेगा और उस नए औसत में आपको किसको किसको जोड़ना होगा? तो आपको उसमें जोड़ना होगा 15 + 16, 17 नहीं जोड़ना, 17 की जगह 31 से बदल दिया गया तो 31 जोड़ना है। 18 जोड़िए, 19 जोड़िए, 20 जोड़िए और 21 जोड़िए, सभी को जोड़ लीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 140। एक कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। और औसत निकालने के लिए हमें उतनी ही संख्याओं से विभाजित भी करना होता है, तो 140/7 कर दीजिए, तो 20 आपका आंसर यहाँ पर औसत आ जाएगा। तो 80 में बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? आसान प्रश्न है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और आपको पता है कि प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947। डेट आपको याद रखना है, 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो संविधान सभा का जो है, यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा, संवैधानिक सलाहकार किसको कहा गया या किसको नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए थे? तो बेनेगल नरसिंह राव, जिनको हम BN राव कहते हैं। तो BN राव या बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में, बिहार स्पेशल का प्रश्न है, बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? पढ़ा रखा है हमने आपको। तो बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? हाजीपुर में, वैशाली में, कुर्सेला में, रेवलगंज में। तो बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलेगी? तो आंसर है रेवलगंज में। डिटेल में हमने आपको बिहार स्पेशल में पढ़ा रखा है, पहली की जो क्लासेस हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर
चिमन भाई मेहता थे, बलवंत राय मेहता थे, जीवराज मेहता थे, अशोक मेहता थे। कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा कि किसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में। और आप सभी को मालूम है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। फिर इन्हीं के कह सकते हैं संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था। सबसे पहले कहाँ से लागू किया गया था? तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। और जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसकी संस्तुति पर, किस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली है, जब आपसे पूछेगा संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब आपका वहाँ पर आंसर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी कमेटी, एल.एम. सिंघवी समिति। तो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, वो एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर। और जब आपसे पूछेगा कि पंचायती राज को लागू किया गया है तो वो किसके सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957। अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के द्वारा लुप्त प्राय यानी कि लुप्त हो चुका घोषित किया गया था सौर्या पुंडियाना पौधे को भारत में दोबारा से कहाँ पाया गया है? तो सौर्या पुंडियाना नामक का जो पौधा है दोबारा से भारत में पाया गया, इसको लुप्त प्राय यानी इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था IUCN के द्वारा। तो ये करंट अफेयर में पूछा गया था, लेकिन आपको वैसे भी याद रखना है कि सौर्याना पुंडियाना पौधा कहाँ पर पाया गया है? तो तमांगलांग मणिपुर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बढ़िया प्रश्न है इस बार के लिए आपके लिए। तो फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? विशाखापट्टनम में, कराची में, कलकत्ता में, बम्बई में। क्या आंसर होगा 85 नंबर प्रश्न का? तो फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बम्बई से स्टार्ट हुआ था। तो डी आंसर हो जाएगा बम्बई। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ कब हुआ था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी भारत में? जुलाई 1991, मार्च 1990, अप्रैल 1992, जून 1993। तो ये आपने पढ़ा भी होगा कब आया था। तो राइट आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको अगर महीना नहीं मालूम है तब भी आप 90, 91, 92 मालूम है कि आपको 91 ही आंसर होगा। तो जुलाई 1991 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और एक बार कमेंट कीजिएगा कि जब नवीन आर्थिक योजनाओं का शुभारंभ हुआ तो भारत के तत्कालीन या उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? और उन्हीं के शासनकाल में बात करें, वही प्रधानमंत्री सेम थे जिनके शासनकाल में 73 और 74वां संविधान संशोधन भी लागू किया गया था। 1992 में आया था और 1993 में लागू किया गया था। उस समय भी वही सेम प्रधानमंत्री थे। आंसर है PV नरसिम्हा राव। याद रखिएगा, PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते नवीन आर्थिक योजना आई थी, साथ में 73वां 74वां संविधान संशोधन भी इन्हीं के समय में आया था। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं और PV नरसिम्हा राव के बारे में ध्यान रखिएगा। PV नरसिम्हा राव कब ये प्रधानमंत्री बने थे? तो जून 1991 में, जुलाई में आया है और जून 1991 में, यानी एक महीना पहले ये प्रधानमंत्री बनते हैं और एक महीने बाद जस्ट नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ होता है। तो इन्हीं के समय में हुआ था और 1996 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये प्रश्न आपका 6 to 8 के लिए है। तो यहाँ पर राइट आंसर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के लिए आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें तो ये 23वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर की बात करें तो ये 24वें तीर्थंकर थे। तो 24 तीर्थंकर माने गए हैं जैन धर्म में। 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर थे। बाकी पहले दूसरे याद कर लीजिएगा 6 से 8 वाले। तो पार्श्वनाथ यहाँ पर 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आना चाहिए? 132 से 156, 156 से 210, 210 से 240, 240 से 72। तो क्या किया गया है? तो 132 में 24 जोड़ा गया है। फिर 156 में क्या जोड़ा जाए? 26 जोड़ा जाए। फिर 156 में जो आया है उसमें फिर 28 जोड़ा जाए तो 210 हो जाए। 210 में फिर 30 जोड़ा जाए, यानी 2 बढ़ा दिए जाए तो 210 और 30 240। फिर 30 की जगह 32 जोड़ दिया जाए तो 272। तो 156 में जब 26 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर? 182। 182 में 28 जोड़ेंगे
तो आएगा 210। तो दो दो बढ़ाते जाना है, तो पहले 24 जुड़ेगा, फिर 26 जुड़ेगा, 28 जुड़ेगा, 30 जुड़ेगा, 32 जुड़ेगा। तो यहाँ पर 132 और 24 156, और 156 और 24 के बाद 26 जुड़ेगा तो 182। तो आंसर यहाँ पर 89 का ए हो जाएगा 182। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई थी? कमेंट कीजिएगा। और यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है। कई बार बीपीएससी पूछा भी है, इस सवाल को एक से अधिक बार पूछ चुका है, यहाँ भी पूछा, टीआरई में भी पूछा गया है। तो जल जीवन मिशन स्कीम कब आया था? तो राइट आंसर है 2019-20। रट लीजिएगा, 2019-20 के वित्तीय बजट में, वर्ष के बजट में घोषित किया गया था। और कब आया था? तो 2019 में। अगला प्रश्न है, ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो आई, नोज एंड टी फॉर क्या होता है? तो ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, निम्नलिखित में से किस तरह के दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। इन्हीं दो में से आंसर है, बताइए क्या आंसर? तो ईएनटी स्पेशलिस्ट की बात करें तो ईएनटी स्पेशलिस्ट किसका प्रयोग करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। डिटेल में हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है। आसान प्रश्न था आपके लिए। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो 8 अप्रैल 1929 को कौन बम फेंका था? कौन महान क्रांतिकारी थे? तो आंसर यहाँ पर आप सभी को मालूम है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दो भारत के क्रांतिकारी थे जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। और अगर बात करें कब भगत सिंह और इनके सहयोगियों को कब फांसी दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को। भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? तो इकोनॉमिक्स का एक रैंडम प्रश्न है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपका एक जनरल अवेयरनेस के तहत आता है ये सवाल। तो जनरल अवेयरनेस में अगर हम बात करेंगे तो भारत की मौद्रिक नीति कौन घोषित करेगा? तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम रिजर्व बैंक भी कहते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा करता है या घोषित करता है। अगला प्रश्न है, रमेश 10 किलोमीटर उत्तर में चला, 10 किलोमीटर उत्तर में चला, वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण में आ गया, यानी ये उत्तर गया, उत्तर से 6 किलोमीटर दक्षिण, यानी फिर वापस से नीचे आ गया, फिर वापस से, अगर इधर से उत्तर इधर है तो उत्तर से दक्षिण किधर होगा? इधर से ही नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मानिए कि ये 6 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर है। ये समझ में आ गया आपको? ये पूरा 10 किलोमीटर गया, 10 से 6 किलोमीटर नीचे आ गया, यानी यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 किलोमीटर हो गया, और जो बाकी बचा 4 किलोमीटर, 6 4 10। फिर उसने 3 किलोमीटर यहाँ पर पहुँचा, 10 ऊपर गया, 6 नीचे आया, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व में गया, 3 किलोमीटर पूर्व में गया, फिर वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर? प्रस्थान बिंदु क्या ये है? तो यहाँ से यहाँ तक आपको पूछा गया है। याद करिए, 3 4 के साथ में हमने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था। 3 4 के साथ में कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट लगता है? तो आप कहेंगे 3 4 के साथ में 5 बनता है। 3 4 5 आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज होने के लिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट होने के लिए 3 4 के साथ में क्या जुड़ता है? तो 5 जुड़ता है। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे, साथ में आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको x मान लेते तो x स्क्वायर बराबर हो जाता 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाता 16, 3 का स्क्वायर हो जाता 9, 16 9 25, तो x स्क्वायर बराबर हो जाता 25, x का मान हो जाता 5। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? आसान प्रश्न आपके लिए। तो गया में अधिवेशन हुआ था। बाकी आपको पता है पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था रघुनाथ, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? RN मुधोलकर, RN मुधोलकर। याद रखिएगा 1912 बांकीपुर अधिवेशन, और दूसरा अधिवेशन कौन सा था? 1922 का गया का अधिवेशन, जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो दिए गए विकल्प में आपको बताना है लोदी, तुगलक, खिलजी, सैयद। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड आपका प्रश्न है। खिलजी वंश दिए गए विकल्प में और अन्य विकल्प के मुकाबले खिलजी वंश पहले आया था, पहले शासन किया था, तो आंसर इसका खिलजी वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? ये हमने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं आपस में आकर? तो आंसर है नीलगिरी। चलिए एक और कमेंट कर दीजिए, प्रश्न को थोड़ा सा और टिपिकल बनाते हैं। बताइए कि पूर्वी और पश्चिमी घाट किस टाइगर रिजर्व में मिलते हैं? किस टाइगर रिजर्व में मिलते हैं? भारत का ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है, उसका नाम क्या है, जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं? नीलगिरी में तो मिलते ही हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं इस टाइगर रिजर्व में भी। इसके अलावा बात करें नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? कमेंट कीजिएगा नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डोडा बेटा। 2637 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो डोडा बेटा नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है। दूसरा चीज़ है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? और साथ में प्रायद्वीपीय भारत के साथ में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मुदी। अनाई मुदी 2695 मीटर। यहीं पे आपको एक चीज़ और भी हम यहाँ पर याद दिला दे रहे हैं, ध्यान करा दे रहे हैं कि हमने आपको एक प्रश्न दिया था एनसीईआरटी के अनुसार, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हमने आपको क्या बताया था? महेंद्रगिरी। लेकिन ध्यान रखिएगा बीपीएससी ने अभी हाल फिलहाल में जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर जिंदागाड़ा को आंसर माना है, तो माउंट जिंदागाड़ा। तो जिंदागाड़ा याद रख लीजिएगा। महेंद्रगिरी को अब अपडेट करके बीपीएससी ने जिंदागाड़ा मान लिया है। महेंद्रगिरी बहुत पहले से दे रखा है एनसीईआरटी में। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा बीपीएससी के ही अनुसार जिंदागाड़ा आपको मानना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? एंशिएंट इंडिया का सवाल है। मेगास्थनीज, इत्सिंग, फाहियान, वेनसांग। तो बात करें तो सबसे पहले भारत कौन आया था? तो सबसे पहले जो भारत आए थे वो आए थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके समय में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। ये आपका 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल 6 से 8 और ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो नाम था इसका इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। फाहियान की बात करें तो फाहियान किसके समय में आए हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए हैं। वेनसांग किसके समय में आए? तो वेनसांग हर्ष के समय में आए हैं, हर्ष के समय में आए। अगला प्रश्न है, समीकरण के जोड़े x + 2y - 5 = 0, -4x - 8y + 20 = 0 है। तो इसका आंसर क्या होगा? असीमित समाधान होगा, यानी कि इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक 2 समाधान होगा, 2 सोल्यूशन होगा, और कोई समाधान नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका दिया गया है, क्लास 10th एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इसको A1 मानिए, इसको A2 मानिए, इसको B1 मानिए, इसको B2 मानिए, इसको C1 मानिए, इसको C2 मानिए। A1/A2 कर दीजिए। A1/A2 कितना आया? तो ये A1 का कॉफिशिएंट 1 है, वह x है तो 1 हो गया। x का कॉफिशिएंट कितना है? तो -4 है, तो 1/-4 ये कितना हो जाएगा? -1/4। फिर B1/B2 कर दीजिए। तो B1 में 2 है, B2 में -8 है। इसको सॉल्व करिएगा तो 2 चौके 8, फिर से -1/4। फिर C1/C2 की बात कर लें तो -5/20 है, -5/20 अगेन -1/4। तो A1/A2 भी -1/4, B1/B2 भी -1/4, C1/C2 भी -1/4। तो इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, बराबर C1/C2 है। तब इस केस में हम बोलते हैं असीमित समाधान, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो हम बोलते हैं इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। ठीक, और कोई समाधान नहीं होने के लिए क्या होता है? तो नो सोल्यूशन के लिए तब होता है जब पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं।
समानांतर रेखाओं के केस में कभी भी समानांतर रेखा मिल सकती है क्या? नहीं मिलेगी, तो उसका कोई हल भी नहीं होगा। तो उस केस में क्या होता है, समानांतर रेखा के केस में A1/A2 बराबर B1/B2 और ये नॉट इक्वल होता है C1/C2, नॉट इक्वल C1/C2 होता है। इसके अलावा बात करें यूनिक सोल्यूशन के लिए, एक सोल्यूशन के लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए अगर हम बात करेंगे तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता है। तो ये फार्मूले हो गए 10th क्लास के लिए। 6 to 8 मैथ के अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीआरटी में पूछे जाने की संभावना थोड़ा कम है, तो असीमित समाधान यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कुछ और प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? इसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, तो आपको आंसर मालूम हो गया, DS कोठारी। तो 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी, कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का अवधारणा किसने दिया था? तो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा आज़ाद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का अवधारणा दिया था। अगला प्रश्न है, शिल्प आधारित शिक्षा, जो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड शिक्षा की बात करते हैं या क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन कहते हैं, तो उसका संप्रत्यय या अवधारणा किससे संबंधित है? तो शिल्प आधारित शिक्षा की बात भी महात्मा गांधी करते हैं, महात्मा गांधी ने किया है। फिर है आखिरी प्रश्न आज का, एमाइल के लेखक कौन है? तो एमाइल ए ट्रीटी ऑन एजुकेशन, एमाइल ए ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन किसकी पुस्तक है? तो एमाइल याद रखिएगा रूसो की पुस्तक है। हमने रूसो, मॉन्टेस्क्यू वगैरह की पुस्तकें देखी हैं, तो रूसो की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है एमाइल। तो आज का जो यहाँ पर प्रश्न है वो आखिरी यहाँ पर एक और है, देख लेते हैं। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था? तो पंथ निरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था क्या? 73वें से जोड़ा गया था, 76वें से जोड़ा गया था? आसान प्रश्न आपके लिए। तो सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से थे? तो समाजवादी थे, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म थे, और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। बाकी डिटेल में हमने आपको ये संशोधन अधिनियम पढ़ाया है। चलिए अब आखिरी प्रश्न आया आपके सामने, किस वर्ष में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को कब लाया गया था? 2003, 2001, 2002। क्या आंसर होगा कमेंट कीजिएगा आखिरी प्रश्न का। तो यहाँ पर बात करें आंसर हो जाएगा 2003। संविधान संशोधन कौन सा था? तो 92 नंबर का था, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS करके याद कर लीजिए। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 2003 में, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। कमेंट कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।